2n जायगोट, इसका डेवलपमेंट हम लोग देखते हैं कैसे होता है। तो अभी तक हमने देखा था कि 3n जायगोट कैसे डेवलप होकर पूरे के पूरे एंडोस्पर्म सेल्स में न्यूट्रिएंट्स भर दिया। और अब हम लोग देखते हैं यहाँ जो 2n जायगोट है ये भी अब डिवाइड करेगा और ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। और जब तक एम्ब्रियो फॉर्म होता है तब तक न्यूट्रिएंट देने का काम अब यहाँ से एंडोस्पर्म का होगा। अभी तक न्यूसेलस था, अब एंडोस्पर्म भी देगा। तो पहला जो डिवीज़न यहाँ पर होगा ये माइक्रोपाइलर एंड है और यहाँ पर चैलेजल या बेसल एंड है। यह है एम्ब्रियो सैक, यहाँ है एंडोस्पर्म। हम इस सेल की बात कर रहे हैं। ये सेल अब डिवाइड करेगा। तो ये जो 2n सेल है एम्ब्रियो, ये अनइक्वल माइटोसिस करेगा और ये 2 सेल में डिवाइड होगा, 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ बड़े बड़े वैक्यूल भी होंगे। ये दोनों सेल 2n और 2n ही होंगे, माइटोसिस से दोनों का फॉर्मेशन हुआ है। एक को कहेंगे बेसल और सस्पेंसर सेल, आगे के लिए ये बेसल पार्ट है और ये माइक्रोपाइलर पार्ट है, तो इस सेल को कहेंगे बेसल सेल। और आगे चलकर इसका फ्यूचर जो है सस्पेंसर की ओर है, इसलिए इसको सस्पेंसर सेल भी कहते हैं। ये जो सेल है नीचे, ये टर्मिनल सेल है। डायरेक्शन के अनुसार ये टर्मिनल सेल है और आगे चलकर यही सेल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। मेन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन इसी सेल से होगा, इसलिए इसको एम्ब्रायोनल सेल भी कहेंगे। तो अभी ये 2 सेल्ड स्टेज है एम्ब्रियो। अब इसमें फिर से डिवीज़न होगा। पहले सस्पेंसर सेल रिपीटेडली डिवाइड करेगा और डिवाइड करके एक रो में सेल्स बनाएगा। इस तरह से ये सेल्स का फॉर्मेशन करेगा, एक रो ऑफ सेल का फॉर्मेशन करेगा ये डिवाइड हो करके। ये सब सस्पेंसर कहलाता है, सस्पेंसर। और सस्पेंसर का सबसे ऊपरी सेल हास्टोरियम है जो फूड न्यूट्रिएंट लेने का काम करता है। और यहाँ पर जो टर्मिनल सेल है उसको हम लोग एपीफाइसिस कहते हैं। इतना सारा स्ट्रक्चर बेसल सेल से बना है, फ्रॉम बेसल सेल। अब जो नीचे का टर्मिनल सेल है इसके डिवीज़न से भी सेल में चेंज आएगा, कभी 2 सेल, कभी 4 सेल, कभी 8 सेल, इस तरह से ये बदलता जाएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो सेल है ये अभी 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ और यह है एम्ब्रायोनल सेल्स। तो अब धीरे धीरे इसमें चेंज आएगा। हास्टोरियम अपनी जगह पर है और उसके साथ जुड़ा हुआ है सस्पेंसर है और उसके साथ एपीफाइसिस है। अब जो भी चेंज आना है एम्ब्रायोनल सेल में 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर इसमें 8 सेल हैं तो इसको 4 सेल के बाद 8 सेल्ड एम्ब्रियो बनता जाएगा। अब ये जो सस्पेंसर है, ये सस्पेंसर ये इस एम्ब्रियो को धकेलता जा रहा है, यानी कि इसका जो सिचुएशन होगा अब इस तरह से हो जाएगा। इसमें देखें, इसको उलट कर देखें हम तो कुछ इस तरह से इसका सिचुएशन हो गया। हास्टोरियम और यह है इसका सस्पेंसर और इधर आ गया आपका ये एम्ब्रियो और इधर भरा हुआ है सेल्स एंडोस्पर्म। यानी एंडोस्पर्म के
सेल में एंडोस्पर्म सेल्स हैं और एक ग्रोइंग एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो पुश्ड बाय इलोंगेटिंग सस्पेंसर। सस्पेंसर अगर लंबा होते जाएगा तो निश्चित रूप से यहाँ पर इस एम्ब्रियो को पुश करेगा। अब इस एम्ब्रियो को जो न्यूट्रिशन मिलना है वो एबंडेंट मिल रहा है इन सारे सेल्स से, ठीक है। तो इस तरह से सस्पेंसर का काम क्या रहा, हाउस्टोरियम का काम क्या है, हाउस्टोरियम यहाँ से अटैच्ड है, एब्जॉर्ब कर रहा है और ग्रो करता हुआ जो स्टॉक है, स्ट्रक्चर है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर सस्पेंसर, वो ग्रोइंग एम्ब्रियो को, ग्रो कर रहे एम्ब्रियो को धकेलता जा रहा है कहाँ पर, फूड फील्ड एंडोस्पर्म सेल्स की तरफ धकेलता जा रहा है। इस तरह से यहाँ पर हाइपोफाइसिस, ये जो सेल है इसको हम लोग हाइपोफाइसिस कहेंगे। यहाँ पर फिर से एक बार नोमेनक्लेचर देखते हैं। यह हो गया हाउस्टोरियल सेल और यह है सस्पेंसर और यहाँ पर लास्ट सेल को कहते हैं हम लोग हाइपोफाइसल या हाइपोफाइसल सेल या हाइपोफाइसिस, जो आगे चलकर रूट कैप और रूट टिप का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर एंडोस्पर्म न्यूट्रिएंट दे रहा है किसको, ग्रोइंग एम्ब्रियो को। अब ये जो एम्ब्रियो है उसमें जो बाहरी लेयर का सेल है उसको फूड ज़्यादा तेज़ी से मिल रहा है, ज़्यादा अबंडेंट मिल रहा है, अंदर वाले को कम मिल रहा है। तो यहाँ पर अनइक्वल अवेलेबिलिटी ऑफ फूड देखने को मिलता है। अनइक्वल होने के कारण ये जो एम्ब्रियो है अब ग्लोबुलर होने के कारण, ग्लोबुलर जो था, ग्लोब जैसा था एम्ब्रियो, वो अब हार्ट शेप्ड हो जाता है, क्योंकि ये जो एम्ब्रियो है इसका जो बाहर का सेल है इसको काफ़ी तेज़ी से न्यूट्रिएंट मिलता है, अंदर वाले को कम न्यूट्रिएंट मिलता है। तो इसका जो ग्रोथ है वो अनइक्वल हो जाता है। अनइक्वल ग्रोथ क्यों होगा, क्योंकि इसको ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल रहा है, तेज़ी से डायरेक्ट मिल रहा है, यहाँ पर सेल्स है, अंदर वाले को नहीं मिल रहा है। तो ये सेल तेज़ी से करेगा और ये सेल कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, और इसको हम लोग कहेंगे हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर क्यों बना, अनइक्वल डिवीजन क्यों हुआ, क्योंकि अंदर के सेल्स को कम और बाहर वाले को ज़्यादा न्यूट्रिशन मिला, तो हो गया हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। अब हम लोग एम्ब्रायोजेनी देखें तो एंडोस्पर्म का एब्जॉर्प्शन डायकोट में लगभग हो पाता है टोटल, इसलिए वहाँ पर एक्स अल्बुमिनस सीड का फॉर्मेशन होगा। और मोनोकॉट में देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द एंडोस्पर्म बचा रहता है और इवन की सीड के फॉर्म में भी वहाँ बचा रहता है। अब हम लोग देखते हैं फाइनल स्टेज इसमें जो बन रहा है एम्ब्रियो का, उसमें 3 तरह का मेरिस्टेम बनता है, एम्ब्रायनल मेरिस्टेम। तो सबसे बाहर में जो लेयर ऑफ सेल होगा उसको डर्मेटोजेन कहेंगे, इसके अंदर फिर लेयर ऑफ सेल है और इसके अंदर भी लेयर ऑफ सेल्स। तो यहाँ पर 3 तरह के लेयर ऑफ सेल्स को हम लोग देख रहे हैं। यह हो गया आपको डर्मेटोजेन, जो एपिडर्मिस या एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे, एपिडर्मिस और रिलेटेड। दूसरा है ग्राउंड टिश्यू, बीच में डर्मेटोजेन, पेरिब्लेम और प्लीरोम, ग्राउंड टिश्यू फॉर्मेशन यहाँ से होगा। और सबसे अंदर यहाँ पर जो सेल है वो वैस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से यहाँ पर हम लोग 3 लेयर में सेल्स देखते हैं। कौन कौन सा है, प्रोकैम्बियम, डर्मेटोजेन और ग्राउंड जोन। बीच में जो है इससे वैस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। इसी को हम लोग आगे चलकर हिस्टोजेन भी कहते हैं। ये हिस्टोजेन क्या है, हिस्टोजेन जो हिस्टो मतलब टिश्यू बनाएगा, है ना, जेन मतलब फॉर्मेशन। तो 3 तरह का हिस्टोजेन हम लोग यहाँ देखेंगे। कौन कौन सा,
माइटोजेन, पेरीब्लेम और प्लीरोम। तो इस तरह से एपिडर्मल टिश्यू बनाएगा, एक ग्राउंड बनाएगा, ग्राउंड टिश्यू, और ए वैस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे। इस तरह से 3 हिस्टोजन का यहाँ पर प्रोडक्शन हो जाता है। अब हम लोग देखें इसका डाइकोट का जो एम्ब्रियो है कैसा लगेगा। डाइकोट का एम्ब्रियो फाइनल स्टेज में जो मैच्योर्ड होगा, तो इसके लिए डायग्राम देखते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एक डाइकोट का फिगर देखते हैं। डाइकोट एम्ब्रियो में जैसा कि होता है कि वहाँ पर कोटलीडन होगा, वहाँ पर एंडोस्पर्म बचा हुआ नहीं होता है, एक्स अल्बुमिनस पार्ट होता है। यहाँ पर 2 कोटलीडन्स होंगे और एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, यहाँ पर सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर प्लूमुल है और प्लूमुल के नीचे का पार्ट दोनों कोटलीडन है और कोटलीडन से नीचे हाइपोकोटाइल और इसके ऊपर एपिकोटाइल होगा। और यहाँ पर रूट कैप और रूट टिप बनाने का टिश्यू होगा, सेल्स होगा, प्रिकर्सर सेल्स कहते हैं इसको। तो यह है 2 पार्ट, प्लूमुल, प्लूमुल के नीचे हाइपो मीन्स बिलो कोटाइल, यह है रूट टिप, रूट कैप, और यहीं पर हाइपोकोटाइल, इपिकोटाइल और हाइपो और इपी। इपी मीन्स जस्ट एबव और थोड़ा सा नीचे होगा तो हाइपो कोटाइल। ये कोटलीडन लेवल से नीचे और कोटलीडन लेवल से ऊपर इपी कोटाइल। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स इसमें देखने को मिलते हैं एक डाइकोट के एम्ब्रियो में। इसी का एक और स्ट्रक्चर हम लोग देख सकते हैं पूरे हॉस्टोरियम के साथ देख सकते हैं हम लोग। इस तरह से स्ट्रक्चर है, ये इसका सस्पेंसर है और इसमें लगा हुआ ये एम्ब्रियो पार्ट है और इससे लगा हुआ कोटलीडन है। यहाँ पर लीफ का प्राइमोर्डियम है, एक कोटलीडन है। इस तरह से हम लोग एक डाइकोट एम्ब्रियो को देखते हैं। अब इसमें जो इवेंट्स हैं उसको हम लोग फिर से एक बार सीक्वेंस में देखें। सबसे पहले जो एक सिंगल सेल है 2n जायगोट, वो डिवाइड करता है। अ सिंगल सेल 2n zygote divides unequally by mitosis into 2 cells। 2 सेल्स में से एक सेल जो माइक्रोपाइलर एंड पर होगा, 1 सेल टुवर्ड्स द चैलेजल एंड इज कॉल्ड बेसल सेल और सस्पेंसर सेल। एंड एक और जो बचा सेल दूसरा अदर डॉटर सेल, 2 सेल बना था यहाँ पर माइटोसिस से। टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड इज कॉल्ड एज, जो माइक्रोपाइलर एंड पर बनेगा उसको टर्मिनल या एम्ब्रायनल सेल कहेंगे। टर्मिनल और एम्ब्रायनल सेल। अब यहाँ से अब डिफरेंशिएशन शुरू होगा। तो पहले डिफरेंशिएशन किस में आएगा? बेसल सेल में। बेसल सेल डिवाइड करेगा ट्रांसवर्सली और रो ऑफ 6 to 10 सेल्स बनाएगा, जिसको हम लोग सस्पेंसर कहते हैं। ये अलग अलग फैमिली में चेंज करता है। तो पहला डिवीजन किस में होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल कौन डिवाइड करेगा? बेसल सेल। बेसल सेल डिवाइड्स ट्रांसवर्सली इनटू a row of 6 to 10 cells called suspensor cell। सस्पेंसर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब ये जो सस्पेंसर है उसका पहला सेल जो बेसल सेल की तरफ है उसको हम लोग क्या कहेंगे? हॉस्टोरियल सेल कहेंगे। हॉस्टोरियल सेल। और लास्ट जो होगा एम्ब्रियो की तरफ जो होगा
उसको हाइपोफाइसिस कहेंगे। द फर्स्ट सेल टुवर्ड्स द चैलेंजल एंड ऑफ सस्पेंसर is called as haustorium to get nutrients, and the last cell above embryonal cell is called as, इसको क्या कहेंगे हम लोग, हाइपोफाइसिस। इस तरह से हाइपोफाइसिस ही बना और हाउस्टोरियम भी करेगा। हाइपोफाइसिस इम्पॉर्टेंट सेल है और ये बना है किससे, बेसल सेल से बनता है। ये आगे चलकर दो तरह का पार्ट बनाएगा। कौन, ए एपिफाइसिस। कौन कौन सा पार्ट बनाएगा, रेडिकल एंड रूट टिप। हाइपोफाइसिस गिव्स राइज टू क्या क्या बनाएगा, ये रेडिकल एंड रूट टिप, ठीक है, ये बनाएगा हाइपोफाइसिस जो बेसल सेल का पार्ट है। बाकी सारे पार्ट्स का फॉर्मेशन कौन करेंगे, एम्ब्रायनल सेल करेंगे। अब यहाँ पर एम्ब्रायनल सेल भी डिवाइड करते जा रहा है, ठीक है, और धीरे धीरे जो सस्पेंसर है पुश कर रहा है किसको, ग्रोइंग एम्ब्रियो को, किधर, डीप इनसाइड द फूड लेडन एंडोस्पर्मिक सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पर फंक्शन क्या हुआ, ग्रोइंग सस्पेंसर इज पुशिंग, किसको पुश करता है, एम्ब्रियो embryonal cells deep into nutrient laden filled up, कौन सा सेल्स है वो, एंडोस्पर्म्स, एंडोस्पर्म में चला रहा। और इसके बाद सस्पेंसर, नाउ सस्पेंसर डीजेनरेट, अब इसका कोई काम नहीं रहता। अब है जो एम्ब्रायनल सेल है उसको काफ़ी न्यूट्रिशन मिलना शुरू हुआ है, ठीक है। टर्मिनल सेल ट्रांसवर्स डिवीजन से डिवाइड करेगा, 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, क्वाड्रेंट, ऑक्टेंट, ऐसे सारे स्टेज में वो ग्रो करता जाएगा। द एम्ब्रायनल सेल डिवाइड्स इनटू 2 सेल्स, 4 सेल्स, 8 सेल्स एंड अदर्स बाय रिपीटेड माइटोसिस। These stages are called क्वाड्रेंट स्टेज यानी 4 सेल का, ऑक्टेंट स्टेज यानी 8 सेल्स का, इस तरह से बनता जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने की बात तब आती है जब ये ऑक्टेंट स्टेज में आता है। जब ऑक्टेंट स्टेज में आएगा तो 4 सेल जो बाहर का है वो काफ़ी तेज़ी से डिवाइड करेगा और 4 सेल जो इन साइड में है उसको न्यूट्रिएंट कम मिलेगा, इसलिए उसका डिवीज़न थोड़ा स्लो रेट से होगा। यहाँ पर 2 तरह के सेल्स बनते हैं, कौन कौन सा, वर्टिकल डिवीज़न के कारण जो ऑक्टेंट स्टेज है, 8 सेल का जो स्टेज है, उसमें से कुछ है एपीबेसल सेल और कुछ है हाइपोबेसल सेल्स। ऑक्टेंट स्टेज एम्ब्रियो हैज़ 4 hypobasal cells and 4 epibasal cells। ये 2 तरह के सेल्स, हाइपोबेसल और एपीबेसल सेल है और इनका फ्यूचर भी अलग अलग होता है। जैसे एपीबेसल सेल जो है वो क्या बनाएंगे, प्लूमुल और कोटिलीडन्स का फॉर्मेशन करेंगे, जबकि हाइपोबेसल सेल जो है नीचे की तरफ या कहें उसको रूट का तैयारी करेंगे और इससे क्या क्या बनेगा, गिव्स राइज टू हाइपोकोटाइल एंड मोस्ट ऑफ द रेडिकल। हाइपोकोटाइल एंड पार्ट ऑफ रेडिकल, रेडिकल का कुछ पार्ट आपने देखा था जो हाइपोफाइसिस है उससे भी बनता है, ठीक है। ये ऑक्टेंट स्टेज है। ऑक्टेंट स्टेज के बाद ऑक्टेंट स्टेज गिव्स राइज टू, ऑक्टेंट स्टेज जो है वो ग्लोबुलर है, ग्लोबुलर से। अब यहाँ पर जो आएगा वो हार्ट शेप्ड होगा एम्ब्रियो या प्रो एम्ब्रियो कह सकते हैं। हार्ट शेप क्या होगा, अनइक्वल
divisions in peripheral cells and inner cells। न्यूट्रिएंट्स जिसको जैसा मिलेगा उसकी अवेलेबिलिटी के आधार पर ये सेल बाहर वाले तेजी से डिवाइड करेंगे तो ये इस तरह से एक लेयर का फॉर्मेशन कर देता है और इसको हम लोग कहते हैं ये हार्ट शेप्ड हो गया। और फाइनली ये जो एम्ब्रियो है डायकोट का रेडी है। अब इस डायकोट एम्ब्रियो में हम लोग देखे हैं, एक बात हमने क्या देखा कि इसमें कौन कौन से पार्ट हैं। एक तो एम्ब्रायोनल एक्सिस है और दूसरा कोटिलेडन है। अब इसमें अगर हम सीड की बात करेंगे, डायकोट सीड की, तो इसमें कौन बढ़ जाएगा, एम्ब्रियो के साथ साथ सीड कोट बढ़ जाएगा, सीड कोट। यहाँ पर जो एंडोस्पर्म है, नो एंडोस्पर्म रिमेनिंग आफ्टर एम्ब्रियो फॉर्मेशन, इसलिए ऐसे सीड को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स अल्बुमिनस सीड या एम्ब्रियो कहेंगे, या इसी को हम लोग नॉन एल्बुमिनस सीड भी कहेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या एम्ब्रियो कहेंगे। लेकिन मोनोकॉट में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एनसीईआरटी में दिए गए डायग्राम को हम लोग भी देखेंगे किस तरह से यहाँ पर बनाया गया है, मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों। पहले हम लोग डाइकॉट का एक पिक्चर देखते हैं एनसीईआरटी के अनुसार किस तरह से बनाया गया, क्या क्या उसमें दिखाया गया है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग में जो डायग्राम दिया गया है इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पर जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो सैक है। यहाँ पर अगर देखें फर्टिलाइजेशन के बाद तो यहाँ पर क्या होगा, डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स हैं, A2n जाइगोट और A3n न्यूक्लियस यानी PEN है, और यहाँ पर PEC है। यहाँ पर भी डीजेनरेटिंग एंटीपोडल्स हैं। यहाँ पर बेसल एंड है या चैलेजल एंड है, इधर माइक्रोपाइलर एंड है। अब इस एंड पर हम लोग देखते हैं कि जो 2n और 3n दो तरह का जायगोट बना है। तो पहले हम लोग डेवलपमेंट यहाँ पर दिखाते हैं कि जो 2n जायगोट है, पहले 3n जायगोट डिवाइड किया, एंडोस्पर्म बन चुका। अब यहाँ पर जो दिखाया गया है वो डायकोट एम्ब्रायोजेनी दिखाया गया है। इस एम्ब्रायोजेनेसिस में देखते हैं कि जो 2n जायगोट है, ये 2n जायगोट अनइक्वली दो भागों में बट जाता है, 2 सेल स्टेज एम्ब्रियो। उसके बाद ये जो ऊपर का सेल है बेसल सेल, नीचे का जो सेल है उसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रायनल सेल। ये एम्ब्रायनल सेल है, आगे चलकर यही एम्ब्रियो बनाएगा, और ये जो सेल है आगे चलकर इतना पार्ट बनाएगा। ये पार्ट इस सेल से डिराइव होगा और ये सेल जो है इतना पार्ट को ए पार्ट डिराइव करेगा। तो ये दो तरह का सेल बना है, चैलेजा की तरफ सस्पेंसर सेल और माइक्रोपाइलर एंड पर जो सेल है उसको कहते हैं एम्ब्रायनल सेल। 2 सेल स्टेज में भी है। आगे चलकर ये जो बेसल सेल है ये चेन बनाता है, रो ऑफ सेल्स बनाता है। इस सेल में सबसे बड़ा सेल जो है बेसल सेल की तरफ होता है, जिसको हॉस्टोरियम कहते हैं। इसी को हम लोग हॉस्टोरियम कहते हैं क्योंकि ये न्यूट्रिशन कलेक्ट करने का काम करता है। इतना जो पार्ट है सस्पेंसर का जो लास्ट सेल है उसको हम लोग हाइपोफाइसिस कहते हैं, और ये भी रेडिकल के फॉर्मेशन में और रूट कैप के फॉर्मेशन में भाग लेता है, इसलिए हाइपोफाइसिस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बाकी सारा सस्पेंसर का पार्ट न्यूट्रिशन देने के बाद और एम्ब्रियो को पुश करने के बाद डीजनरेट करना शुरू कर देगा। अब ये देखिए इस तरह से ये जैसे जैसे लंबा होता गया, स्टॉक लंबा होते गया तो उस पर रखा हुआ ग्लू आगे की ओर धकेलाता गया, और इधर क्या भरा हुआ है,
यहाँ पर न्यूट्रिएंट से भरा हुआ एंडोस्पर्मिक सेल्स है और उसी सेल में, उसी भोजन भरे हुए सेल्स के अंदर उसको एम्ब्रियो को डाल दिया गया। लो भाई, अब वहाँ से तुम न्यूट्रिएंट लो, अब तुम्हारा इधर से कोई कनेक्शन हॉस्टोरियम से नहीं होगा। फूड का सप्लाई जो भी है तुमको मैनेज करना है एंडोस्पर्म से ही। एंडोस्पर्म में ही तुम डूबे रहो, जितना न्यूट्रिशन लेना है लो। अब यहाँ पर भी अनइक्वल अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट हो जाएगा, क्योंकि बाहर जो लेयर का सेल है वो तो डायरेक्ट डिफ्यूजन से जो एबंडेंट न्यूट्रिशन मिल रहा तेज़ी से डिवाइड करेगा, नंबर ऑफ सेल्स बड़ा होगा और तेज़ी से डिवाइड करता जाएगा। लेकिन अंदर जो सेल्स हैं वहाँ पर न्यूट्रिएंट जो जाएगा स्लो रेट से जाएगा और वहाँ पर जो एक्टिविटी होगी, मेटाबॉलिज्म स्लो होगी, सेल डिवीजन, तो बाहर का सेल तेज़ी से डिवाइड करेगा, अंदर का सेल कम रेट से डिवाइड करेगा। तो दो अनइक्वल लेयर में सेल्स बंटने लगेंगे और वो देखने में कैसा हो जाएगा, अंदर का सेल और बाहर का सेल। अब इसको हम लोग कहते हैं हार्ट शेप। ग्लोबुलर था, ग्लोबुलर से बन गया हार्ट शेप। अब इसमें हार्ट शेप होने के बाद इसमें देखिए फाइनली क्या क्या बच गया। ये जो सस्पेंसर है अब डीजेनरेट कर रहा है, अब इसका कोई फंक्शन नहीं रहा, है ना। अब यहाँ पर ए रेडिकल है, प्लूमुल और कोटलीडन्स है। अब इसी को यहाँ पर फिर से बनाया गया है, देखिए इस तरह से। यहाँ पर रूट टिप, रेडिकल, हाइपोकोटाइल, कोटलीडन्स और प्लूमुल है। कोटलीडन के लेवल के नीचे हाइपोकोटाइल है, इसके एवं में एपिकोटाइल होगा, है ना। ऊपर का पार्ट, ये नीचे का पार्ट कहें तो हाइपोकोटाइल होगा और ऊपर का पार्ट कहें तो एपिकोटाइल होगा। इस तरह से दो कोटलीडन है जिसमें फूड भरा हुआ है और यही फूड जर्मिनेशन के समय इसको काम आएगा। आगे चलकर ये रूट सिस्टम बनाएंगे और ये सूट सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा। कोटलीडन वहाँ पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से डाइकोट सीड का एम्ब्रायोजेनेसिस हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन सिंगल सेल से फिर कैसे हम लोग आगे बढ़ते गए। पहले बनाओ ग्लोबुलर, ग्लोबुलर से हो गया हार्ट शेप, हार्ट शेप से हो गया फिर एक मैच्योर्ड डाइकोट एम्ब्रियो, ठीक है। अब हम लोग देखें मोनोकॉट का एम्ब्रायोजेनेसिस। थोड़ा सा इसमें से अलग होगा, क्योंकि मोनोकॉट में जो कोटलीडन होता है वो अनडिवाइडेड होगा, क्योंकि वहाँ पर एंडोस्पर्म ही बहुत ज़्यादा बचा रह जाता है। ऐसे सीड को हम लोग एंडोस्पर्मिक सीड कहेंगे। तो हम लोग अब देखते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस इन मोनोकॉट। नाउ वी सी द मोनोकॉट embryogenesis of monocotyledons। यहाँ भी 2n जाइगोट का डेवलपमेंट लगभग एक पैटर्न पर है, लेकिन डिफ्रेंशिएशन अलग तरह का है। यहाँ जो 2n जाइगोट है जो माइक्रोपाइलर एंड पर है, ये पहले दो सेल में बंटता है। एक ऊपर का होता है बेसल सेल और नीचे होगा टर्मिनल सेल। ये बेसल टर्मिनल सेल फिर से दो भागों में बंट जाता है, मिडिल सेल और टर्मिनल सेल में, यानी 3 सेल का स्टेज हो गया। बेसल सेल सस्पेंसर का फॉर्मेशन कर देता है और नीचे का जो सेल है वो मिडिल सेल और टर्मिनल सेल में डिवाइड होता है। ये जो टर्मिनल सेल है और मिडिल सेल है इस तरह से ये ग्रो करेगा और आगे चलकर अलग अलग पार्ट बनाएगा। ये तो सस्पेंसर अपनी जगह है, सस्पेंसर के नीचे ये जो पार्ट है रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा, ये हाइपोकोटाइल बनाएगा, कोटलीडन और प्लूमुल का फॉर्मेशन करेगा। इस तरह से ये भी ग्लोबुलर हो गया। यहाँ तक शेप साइज लगभग सेम है मोनोकॉट और डाइकॉट का। इसके बाद ये हार्ट शेप्ट में इंटर करता था, तो ये हार्ट शेप्ट में न जाकर अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर रहा है। यहाँ पर रेडिकल, हाइपोकोटाइल, कोटलीडन और प्लूमुल दिख रहा है। यहाँ पर जो कोटलीडन है
वो हैवी है, और ये मोनोकॉट है, इसमें एंडोस्पर्म भी हैवी है। तो इस तरह से ये जो प्लूमुल है, यहाँ पर प्लूमुल देख रहे हैं रेडिकल और कोटलीडन। कोटलीडन को यहाँ पर स्क्यूटेलम कहते हैं या स्क्यूटेलम भी कहते हैं। ये हैवी है और प्लूमुल को एक साइड में धकेल देता है। यहाँ पर रेडिकल और प्लूमुल, इन दोनों के ऊपर में शीथ है। शीथ मतलब कवर, और उसी शीथ का नाम है कोलियोराइजा। राइजा मतलब रूट। रेडिकल के ऊपर जो शीथ है, कवर है, कोलियोराइजा, और प्लूमुल के ऊपर जो कवर है उसको कहेंगे कोलियोप्टाइल। इधर स्क्यूटेलम है, स्क्यूटेलम जो यहाँ पर सिंगल कोटलीडन है, हैवी अमाउंट में है। इस तरह से एक सीड का स्ट्रक्चर बन गया है, सॉरी एक एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर बना है। यही इसका एम्ब्रायनल एक्सिस है। इस एक्सिस में यहाँ से कोटलीडन निकल रहा है, यहाँ से अलग हो रहा है हैवी अमाउंट में, और इसको कवर किए हुए। यहाँ पर शीथ दोनों जगह पाया जाता है, जबकि डायकोट में शीथ नहीं था, न तो प्लूमुल के ऊपर था और न ही रेडिकल के ऊपर था। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि इस तरह से डेवलपमेंट शुरू होता है। सबसे पहले देखें यहाँ पर जो 2n जायगोट है, 2n जायगोट डिवाइड्स ट्रांसवर्सली इनटू बेसल सेल एंड नीचे का है टर्मिनल सेल। ये माइटोसिस से ही सारा डिवीजन होगा, मेयोसिस तो अब कहीं होना ही नहीं है। तो पहले जो सिंगल सेल था अब 2 सेल में डिवाइड कर चुका है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो बेसल सेल है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बेसल सेल एक बड़ा सा हॉस्टोरियम का फॉर्मेशन करता है। सॉरी, यहाँ बेसल सेल हॉस्टोरियम कहें या सस्पेंसर का फॉर्मेशन करता है, और यहाँ पर 2 और भी सेल का फॉर्मेशन हुआ है। एक को कहते हैं यहाँ पर मिडिल सेल और एक को कहते हैं यहाँ पर नीचे वाले को टर्मिनल सेल। यहाँ पर देखते हैं कि जो डिवीज़न है फिर से आगे बढ़ता है, और ये सेल्स डिवाइड करते करते डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, और यहाँ पर हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर अपीयर नहीं हुआ है। यहाँ पर हैवी अनडिवाइडेड स्क्यूटेलम या स्क्यूटेलम कहते हैं। ये क्या है? सिंगल कोटिलीडन, सिंगल लार्ज कोटिलेडन्स होंगे, और यहाँ पर कवर होगा शीथ ऑफ रेडिकल को क्या कहेंगे हम लोग? कोलियोराइजा, और शीथ ऑफ प्लूमुल वो क्या कहेंगे? कोलियोप्टाइल। इस तरह से यहाँ पर शीथ का फॉर्मेशन होगा, अनडिवाइडेड कोटिलीडन बनेगा। यह है मोनोकॉट सीड। तो दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं, डायकोट में और मोनोकॉट के एम्ब्रायोजेनेसिस में। अब हम लोग देखते हैं कुछ सीड्स का स्ट्रक्चर। जो फाइनल स्टेज है पूरे रिप्रोडक्शन का वो है सीड का फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सीड। यहाँ पर प्लूमुल है, यहाँ पर रेडिकल है। एक तरह से देखें तो यहाँ भी डायकोट की तरह ही, अगर यहाँ पर प्लूमुल है, यहाँ पर रेडिकल है, और यहाँ पर से कोटिलीडन निकल रहा है। यहाँ जो कोटिलीडन निकल रहा है तो उसके नीचे हाइपोकोटाइल एपिकोटाइल होगा, और इसके ऊपर शीथ है और इसके ऊपर भी शीथ है। शीथ को हम लोग कोलियोराइजा और कोलियोप्टाइल कहते हैं। यहाँ पर एक ही कोटिलीडन का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर दूसरा कोटिलीडन जो बनता है तो है, लेकिन ये क्या है? अनमैच्योर्ड है ना, अनमैच्योर्ड कोटिलीडन यहाँ पर बनता है, जिसको एपिब्लास्ट कहते हैं। ये एपिब्लास्ट जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो कोटिलीडन का अनदर कोटिलीडन का रिमेनेंट पार्ट होता है। तो यहाँ पर एक ही कोटिलीडन डेवलप करेगा
और एक इपीब्लास्ट के रूप में रिमेनेंट होता है। तो यह है एम्ब्रायोजेनेसिस इन मोनोकॉट। और हम लोग देखते हैं सीड्स को। सीड्स क्या है? फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। हम लोग देखें अब सीड्स को। सीड्स के बाद हम लोग देखते हैं सीड एंड फ्रूट देखेंगे। सीड क्या है? फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स, और कहें तो एक नेक्स्ट जनरेशन है। नेक्स्ट जनरेशन का काम करेगा ये सीड के फॉर्म में। तो सबसे पहले देखें हम लोग एक सीड है क्या। तो सीड का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ है? ओव्यूल। ओव्यूल अगर यहाँ पर फर्टिलाइज हुआ, फर्टिलाइज होने के बाद मैच्योर्ड हुआ, तो ये बन गया सीड। ओव्यूल के अंदर क्या क्या था भाई? तो यहाँ पर इंटेगुमेंट्स था, और इसके अंदर एम्ब्रियो शैक था, न्यूसेलस अगर बचा हुआ है एक कंज्यूम हो गया था। कभी कभी ये पेरिस्पर्म के रूप में दो जगह पर देखते हैं। कहाँ कहाँ पर परसिस्टेंट होता है, ये बचा रह जाता है। एक ब्लैक पेपर काली मिर्च, और दूसरा है बीट। ये दो केस में देखते हैं ये पेरिस्पर्म के रूप में न्यूसेलस बचा रह जाता है, अदरवाइज ये टोटली कंज्यूम हो जाता है लास्ट तक। अब यहाँ पर हम लोग सीड में आते हैं। सीड का जो स्ट्रक्चर है उसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या मिलता है। तो नॉर्मली हम लोग जो सीड देखते हैं, एक मोनोकॉट का सीड देखेंगे और एक डाइकॉट का सीड देखेंगे। इनमें क्या क्या मिलेगा सीड में? मोनोकॉट है तो हैवी अमाउंट में एंडोस्पर्म होगा, सीड कोट फ्यूज रहेगा, इसके साथ कोटिलीडन के रूप में तो यही हो गया। इसी को हम लोग कोटिलेडन्स भी कह सकते हैं। एंडोस्पर्म के अलावा कोटिलीडन्स, स्कूटेलम, स्कोटिलेडॉन या स्टेलम कह सकते हैं, सीड कोट, और लास्ट में एम्ब्रायोनल एक्सिस होगा। इस एम्ब्रायोनल एक्सिस में क्या क्या देखा था? एक तो ऊपर में प्लूमूल, नीचे में रेडिकल, और इसके कवरिंग को क्या कह रहे थे? कोलियोराइजा। इसके कवरिंग को क्या कह रहे थे? कोलियोप्टाइल। यहाँ से निकल रहा था कोटिलीडन या स्कूटेलम, और इधर था इपीब्लास्ट। अब इसके ऊपर सीड कवर होगा, सीड कोट और एंडोस्पर्म होगा, एंडोस्पर्म और सीड कोट होगा। तो यही मेन इसका स्ट्रक्चर है। अब हम लोग कुछ टिपिकल सीड्स को देखते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे अभी बीन सीड को, कैस्टर सीड को, अनियन सीड को और मेज को। ये चार का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। इन सीड्स में कैसी विशेषता है, कौन अल्बुमिनस है, कौन नॉन अल्बुमिनस है, सीड कोट कितने हैं, आउटर कोट टेस्टा, इनर कोट टेगमेंट या फ्यूज्ड है, दोनों किस तरह से है या लेदरी है। तो हम लोग देखेंगे अब टाइप्स ऑफ सीड्स। कुछ टिपिकल सीड्स को हम लोग देखते हैं।